नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आपका स्वागत है एआरसी जीएस सेंटर में। हाल ही में दिल्ली में न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर आग लग गई, जिसमें करोड़ों रुपए के नोट जल गए। इन जले हुए नोट के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुए, जिसको देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया। साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। आंतरिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी पाए जाते हैं सिद्ध कदाचार के, इनको अन्य कोई कार्य न दिया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफा मांगे तो उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। ऐसे में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से यह सिफारिश की कि जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी है, इनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया का पालन किया जाए। क्या है महाभियोग प्रक्रिया, कैसे इसमें कार्य किया जाता है, कैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, चलिए देखते हैं। महाभियोग के आधार क्या है, इसको देखते हैं। महाभियोग के आधार, इसको कैसे लगाया जाता है, इसको देखते हैं। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 का 4 यह सुप्रीम कोर्ट के लिए कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे हटाए जाएंगे, उसके लिए नियम है, हटाने का नियम। और ऐसा ही नियम हाई कोर्ट के जज के लिए हटाने के लिए अनुच्छेद 218 है। और ये नियम भी बताता है कि हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाए, हटाने का नियम। यानी हमारा जो अनुच्छेद 124(4) है वह बताता है कि हाई सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाए, और वही नियम ये भी बताता है कि हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाए, जो 218 के माध्यम से। अब क्या है इस नियम में, इसको देखते हैं। तो इस नियम में दो कारण बताया गया है कि दो कारण अगर होंगे तो इसके आधार पे न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। कौन से कारण है, तो इसमें पहला है सिद्ध कदाचार। पहला है सिद्ध कदाचार। इसमें क्या होता है कि न्यायाधीशों द्वारा किया गया ऐसा कोई भी कार्य जो न्यायपालिका के नैतिक या व्यवसायिक मानकों का उल्लंघन करता है, सिद्ध कदाचार कहलाता है। यानी न्यायपालिका के नैतिक मानकों का उल्लंघन। यह सिद्ध कदाचार कहलाता है। और दूसरा है अक्षमता। दूसरा है अक्षमता। अक्षमता का मतलब है कि शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण न्यायिक कार्यों को करने में व्यक्ति सक्षम नहीं है, यह अक्षमता की श्रेणी में आएगा। यानी न्यायिक कार्यों को करने में सक्षम नहीं। अगर ये दो चीजें होती हैं न्यायाधीश के साथ, तो इनको सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रस्ताव की शुरुआत कैसे होती है। देखते हैं हमारा प्रस्ताव का शुरुआत कैसे होता है। प्रस्ताव का
शुरुआत। जैसे हमारा कोई भी प्रस्ताव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में ही पहले जाता है। अब यहाँ पे न्यायाधीशों से बात खत्म होकर हमारी संसद में बात आती है। प्रस्ताव जो होगा ये या तो लोकसभा के पास जाएगा या तो ये राज्यसभा के पास जाएगा। लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा ही प्रस्ताव उठाया जा सकता है। लोकसभा में अगर प्रस्ताव उठाना है तो क्या करना है, इसके कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए समर्थन में, और इसमें कितने होने चाहिए, राज्यसभा में अगर उठाना है प्रस्ताव तो 50 सदस्य होने चाहिए समर्थन। यानी लोकसभा में 100 लोगों का समर्थन होना चाहिए तो ऐसे प्रस्ताव उठाया जा सकता है, और राज्यसभा में अगर 50 लोग हमारे समर्थन में तो हम ऐसे प्रस्ताव उठा सकते हैं। अब क्या होगा, ये प्रस्ताव 100 लोगों से पास होता है, इसके बाद ये कहाँ जाएगा, पीठासीन अधिकारी के पास। पीठासीन अधिकारी कौन होता है, अगर हम लोकसभा में देखें तो पीठासीन अधिकारी कौन होता है, अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष, और इसमें कौन होता है, सभापति। सभापति कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। अब ये प्रस्ताव जो है 100 लोगों के समर्थन के बाद ये आता है अध्यक्ष के पास और ये आता है सभापति के पास। अब सभापति और अध्यक्ष का यह अधिकार होता है कि ये इस प्रस्ताव जो आया है इस प्रस्ताव को ये तो या तो स्वीकार करे या तो अस्वीकार करे। और यहां भी होता है या तो ये प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। अब अगर प्रस्ताव को ये स्वीकार करता है तो ये आगे जाएगा, अस्वीकार करता है तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसमें भी ये है, स्वीकार करेगा तो नीचे जाएगा, अस्वीकार करेगा ये खत्म हो जाएगा। अब क्या होता है, अगर ये प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो चलिए देखते हैं करने के बाद क्या होता है। प्रस्ताव अगर मान लो लोकसभा स्वीकार करती है, लोकसभा प्रस्ताव स्वीकार, अब क्या होगा कि लोकसभा एक जांच समिति बनाएगी। लोकसभा के अध्यक्ष ही जांच समिति बनाएंगे। और इस जांच समिति में कौन कौन होंगे, ये 3 सदस्यीय होगी। समिति होगी, कौन कौन होंगे, तो इसमें पहला होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर ये नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। दूसरा कौन होगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा कौन होंगे, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता। आपको याद दिला दें कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी भी एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होते हैं, लेकिन यहाँ पे वे नहीं आएंगे। ये बाहरी लोग या तो कोई
प्रोफेसर हो सकते हैं या कानून का ज्ञाता ही, ऐसे ही लोग इसमें आ सकते हैं। ये 3 लोग मिलकर एक जांच समिति बनेगी। ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी किसको? ये रिपोर्ट देगी राज्यसभा में सभापति को, लोकसभा में अध्यक्ष को। अब इस रिपोर्ट के आधार पर अगर यह रिपोर्ट में यह कहा गया होगा कि न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या अक्षमता का दोषी पाया गया है, तो इस पे अब संसद में बहस होगी। चलिए देखते हैं संसद में कैसे बहस होता है। रिपोर्ट कहाँ आएगा? संसद में। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों में बकायदा बहस होगा। बहस के बाद वोटिंग होगा। वोटिंग बहुत खास तरीके से होता है और इसमें विशेष बहुमत का पालन किया जाता है। विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पास होना चाहिए। अब विशेष बहुमत क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यह बहुत खास बहुमत होता है। विशेष बहुमत क्या है? अगर हम मान लेते हैं लोकसभा हो गया, ये हमारा राज्यसभा हो गया। लोकसभा में विशेष बहुमत के लिए क्या करना होता है कि सभी सदस्यों का बहुमत, यानी सभी सदस्यों का बहुमत। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545 सदस्य होते हैं। तो 545 सदस्यों का बहुमत। अब 545 सदस्यों का बहुमत कितना होगा? 50% प्लस 1 यानी 273 ये होने चाहिए। साथ ही उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। अब उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या कितनी होगी? मान लेते हैं जिस दिन मतदान होगा उस दिन 300 सदस्य होंगे। अब 300 सदस्यों का बोल रहा है कि 2/3 होने चाहिए। 2/3 यानी टोटल अगर हम इसमें रहेगा 200। और ऐसे ही राज्यसभा में सभी सदस्यों का बहुमत, सभी सदस्य राज्यसभा में कितने हैं? 250। इनका बहुमत कितना होगा? 50% प्लस 1 यानी 126। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3
यानी अगर हम इसको देखें तो मान लेते हैं उस दिन हमारे 150 सदस्य उपस्थित थे, तो 150 सदस्य का 2/3 अगर हम करते हैं तो 100 सदस्य होने चाहिए। इस आधार पे बहुमत निकाला जाता है। इस प्रस्ताव से अगर ये प्रस्ताव इस एंगल से पास होता है तो ये दोनों आते हैं कहां पे, साइन करने के लिए राष्ट्रपति के पास। और यहाँ पे बहुत खास चीजें हैं कि राष्ट्रपति के पास ये जब प्रस्ताव आएगा तो वो उसी सेशन में आना चाहिए, जैसे जो भी सत्र चल रहा है उसी सत्र में ये प्रस्ताव पास होने चाहिए। यानी अगर ये प्रस्ताव इस सत्र में पास नहीं होते हैं तो अगले साल जब ये सत्र आएगा तब ये प्रस्ताव पास होंगे। यानी अभी ये प्रस्ताव पास नहीं होते हैं तो न्यायाधीश को पूरे 1 साल का और समय देना पड़ेगा। ये कंडीशन रखा गया है। चलिए अब देखते हैं कि राष्ट्रपति और न्यायाधीश में जो महाभियोग लगता है इन दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। महाभियोग राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज। अब इसमें क्या होता है कि महाभियोग अगर चलता है राष्ट्रपति पे तो यह संसद में जा सकता है। जब इसके ऊपर महाभियोग चलता है तो यह उपस्थित हो सकता है संसद में, हो सकता है, या अपना कोई प्रतिनिधि भी लोकसभा में अपनी सुनवाई के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज जिसके ऊपर ये महाभियोग चलता है ये वहां पे उपस्थित नहीं हो सकता। नहीं होगा, इसलिए इसको कहा जाता है अर्ध न्यायिक कार्य। दूसरा खास बात है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति का महाभियोग जो चल रहा है राष्ट्रपति पे उसको पारित कर देती है तो वो तुरंत जिस दिन जिस समय दोनों सदनों द्वारा महाभियोग पारित होगा उसी समय राष्ट्रपति अपना पद त्याग देगा। और यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने पर यानी संसद से पारित होने पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति को उसी सत्र में इसको पास करना होगा। अन्यथा अगले साल वर्ष उसी सत्र में पारित होगा। ये फर्क होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अभी जो वर्तमान में मामला है ये पहले भी हो चुका है या ये पहला मामला है। तो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी 5 लोगों पे महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है। लेकिन ये खास बात है कि अभी तक जितने लोगों पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई है
किसी भी महाभियोग पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, ये बीच में ही फेल हो चुका है। चलिए कुछ देख लेते हैं कि कितने लोगों को महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे पहले 5 जजों पर महाभियोग प्रक्रिया लाया गया था। इसमें पहला थे जस्टिस वी रामास्वामी, ये 1993 में लाया गया था। दूसरा थे जस्टिस सौमित्र सेन, 2011 में लाया गया था। तीसरा थे जस्टिस एस.के. गंगेले, 2011 में लाया गया था। चौथा थे जस्टिस सी.वी. नागार्जुन, 2017 में लाया गया था। पांचवा थे CJI दीपक मिश्रा, हमारे CGI पे भी ये महाभियोग आ चुका है। ऐसा नहीं है कि बस जजों ऐसे सामान्य जजों पे आ रहा है, सब पे यह महाभियोग लग सकता है। अब ये मामला जो भी आए थे सब फेल हो चुके हैं। क्यों फेल हुए? पहला मामला जस्टिस वी रामास्वामी का आया था सिद्ध कदाचार पे, 4 का दोषी। इसमें हुआ ये कि बाद में कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया, इसलिए मामला फेल हो गया था। यहाँ पे जस्टिस सौमित्र सेन, इनके ऊपर जब ये मामला आया तो इन्होंने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया, इसलिए मामला फेल हो गया। जब इस्तीफा ही दे दिया तो फिर कार्रवाई क्यों करना। जस्टिस एस.के. गंगेले की बात कर रहे थे, इनको एक महिला जज थी, इन्होंने इस पे यौन उत्पीड़न का मामला, इसको क्या हुआ, यौन उत्पीड़न का मामला उनके जज ने ही, एक महिला जज ने इस पे दिया था और इसको जांच समिति ने खारिज कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये खारिज नहीं होगा, जांच समिति भी खारिज कर सकती है। यहाँ पे हुआ जस्टिस सी.वी. नागार्जुन पे यह मुकदमा किया गया इनके जजों के कि ये के दलित जज थे, इनके ऊपर ये मानसिक प्रताड़ना करते, मानसिक प्रताड़ना यानी जातिवाद के आधार, और ये लोकसभा में ही फेल हो गया। और CGI दीपक मिश्रा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन पे यह आरोप लगाया कि ये विपक्ष के बातों को इग्नोर करते हैं और इसको राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। ये हमारा है राष्ट्र जजों पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, यानी कैसे उन पे महाभियोग लगाया जाता है, कैसे उनको हटाया जाता है। राष्ट्रपति और जजों के बीच
क्या समानता है, इनके महाभियोग में क्या असमानता है, हम सब ने इसको यहाँ पर देखा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही कारीगर है और करेंट न्यूज में था, इसलिए इसको यहाँ पे बताना बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।